एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सभी का स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, एनसीईआरटी और दूसरे विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर। पिछले सत्र में हमने तुलुव राजवंश पर काफी विस्तार से बात की थी और जैसा कि हमने कहा था, आज हम एक खास चर्चा लेकर आए हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे कह सकते हैं शानदार शासक कृष्णदेवराय और उनके मशहूर अष्टदिग्गजों पर। तो आज हम कृष्णदेवराय के शासनकाल को करीब से देखेंगे, विजयनगर का वो दौर जिसे अक्सर एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उनके सिंहासन पर बैठने से लेकर उनके जो युद्ध हुए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, उनकी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक सोच कैसी थी, कला, वास्तुकला और हाँ, खासकर उनके समय में जो साहित्य का विकास हुआ, हर पहलू पर बात करें। और हाँ, उनके दरबार की शान, वो अष्टदिग्गज 8 महान तेलुगु कवि, उन पर भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार से बात हो। हमारा मकसद यही है कि कृष्णदेव राय से जुड़े वो सारे जरूरी तथ्य और विश्लेषण सामने रखें जो सरकारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी वगैरह के लिए काम आ सके। हाँ, मतलब चाहे वो एमसीक्यूज हों या फिर मेंस के लिए एनालिटिकल सवाल हों, सारी जानकारी मिल सके। और हमारे स्रोत क्या रहेंगे इस चर्चा के लिए? देखिए, हमारी बात आधारित होगी मुख्य रूप से शिलालेखों पर, जैसे तिरुमाला मंदिर के अभिलेख मिलते हैं। फिर खुद कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त माल्यद। और हाँ, जो विदेशी यात्री आए, डोमिंगो पेज, डुआर्टे बारबोसा, नूनीज, उनके जो यात्रा विवरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस महान शासक की कहानी शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल रहा 1509 से 1529 ईस्वी तक। तुलुव वंश के ये तीसरे शासक थे। इन्हें कई उपाधियां भी मिली, जैसे आंध्र भोज। हाँ, आंध्र भोज मतलब तेलुगु कला और साहित्य के संरक्षक। और एक और उपाधि थी, यवन राज्य स्थापनाचार्य। अच्छा, ये क्यों? ये उपाधि दरअसल उन्हें तब मिली जब उन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को, जो बहमनी प्रधानमंत्री के कब्जे में थे, छुड़ाकर दोबारा गद्दी पर बैठाया था। तो ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ दिखाती है। दिलचस्प है। और उनके शुरुआती जीवन के बारे में, जन्म वगैरह? उनका जन्म हम्पी में ही 17 जनवरी 1471 को हुआ माना जाता है। हालांकि कुछ स्रोत 1485 भी कहते हैं। वो तुलुव नरस नायक और उनकी रानी नागला देवी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण काफी हद तक सैन्य माहौल में हुआ, तो उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और साहित्य कलाओं की भी अच्छी ट्रेनिंग मिली। और उनका गद्दी पर बैठना, वो भी कहानी थोड़ी नाटकीय लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। 26 जुलाई 1509 को जब उनके सौतेले भाई वीर नरसिंह राय की मृत्यु हुई, तब वो सिंहासन पर बैठे। इसमें प्रधानमंत्री सालुव तिम्मरुसु, जिन्हें लोग अप्पाजी भी कहते थे, उनका रोल बहुत बड़ा था। अप्पाजी का? कैसे? राय की आंखें निकलवा दें। अरे! लेकिन तिम्मरुसु ने चालाकी दिखाई। उन्होंने राजा को बकरी की आंखें दिखाकर यकीन दिला दिया कि आदेश पूरा हो गया है और इस तरह कृष्णदेवराय को बचा लिया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, पर ये तिम्मरुसु के प्रभाव और उस समय की राजनीतिक अनिश्चितता को जरूर दिखाता है। कुछ और जरूरी बातें जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उनके परिवार के बारे में? हाँ, उनकी मुख्य रानियां थी तिरुमला देवी और चिन्ना देवी। बाद में ओडिशा के गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव को हराने के बाद उनकी बेटी जगन मोहिनी से भी विवाह हुआ। उनके पुत्र की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, शायद इसीलिए उनके बाद उनके भाई अच्युत देव राय उत्तराधिकारी बने। और सिक्के वगैरह, राजधानी? जी, उन्होंने हिरण्यगर्भ जैसा वैदिक अनुष्ठान भी किया था। सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें वराह या पेगोडा कहते थे। उन पर अक्सर बालकृष्ण या वेंकटेश जैसे देवताओं की छवि होती थी। और राजधानी तो विजयनगर ही थी, यानी आज का हम्पी, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में से एक था। तो अगर विश्लेषण करें, उनका सत्ता में आना सिर्फ किस्मत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये योग्यता, सही राजनीतिक समझ और कह सकते हैं बहमनी सल्तनत जो टूट रही थी, उस स्थिति का फायदा उठाने का नतीजा था। उनका दौर रक्षात्मक नहीं बल्कि विस्तारवादी था। बिल्कुल। उनके शासन ने दक्षिण भारत में एक नई जान फूंक दी। अब बात करते हैं उनकी सैन्य ताकत की। इसके बिना तो विजयनगर साम्राज्य इतना फैल ही नहीं सकता था। सबसे पहले तो वो मशहूर लड़ाई, रायचूर की लड़ाई, 19 मई 1520। ये इतनी खास क्यों मानी जाती है? रायचूर की लड़ाई, हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें उन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को बुरी तरह हराया
और नतीजा ये हुआ कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो बेहद उपजाऊ इलाका है, रायचूर दोआब, वो पूरी तरह विजयनगर के कंट्रोल में आ गया। ये इलाका बहुत लंबे समय से झगड़े की जड़ था। अच्छा, और इस जीत में कहते हैं पुर्तगालियों का भी हाथ था। हाँ बिल्कुल। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से अच्छे संबंध बनाए थे। उनसे घोड़े तो लेते ही थे, साथ ही तोपें और बंदूकची भी हासिल किए। इस लड़ाई में पुर्तगाली तोपखाने ने अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि उनकी सेना बहुत विशाल थी, शायद 7 लाख सैनिक। इसके अलावा उन्होंने गोलकोंडा और अहमदनगर की सेनाओं को भी हराया। और पूरब की तरफ ओडिशा का गजपति साम्राज्य, जी, वहां भी उन्होंने लंबा संघर्ष किया। करीब 1513 से 1518 तक गजपतियों के खिलाफ कई अभियान चलाए। उदयगिरी, कोंडिविडु, कोंडपल्ली जैसे जो बहुत मजबूत किले माने जाते थे, उन पर कब्जा किया। आखिर में गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव को संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी जगन मोहिनी का विवाह कृष्णदेव राय से करना पड़ा। और दक्षिण में जो तमिल इलाके थे, वहां कुछ विद्रोह हुए, उनको दबाया और श्रीलंका पर भी अपना प्रभाव कायम किया। इतनी बड़ी सेना, इतने सारे युद्ध, उनकी रणनीति क्या थी? क्या सिर्फ सेना की संख्या ही उनकी ताकत थी? संख्या तो थी ही, जैसा पेस ने लिखा, शायद 10 लाख से ज्यादा सैनिक थे। बेहतरीन अरबी और फारसी घोड़े इस्तेमाल करने वाले घुड़सवार थे, हाथी थे, पैदल सेना थी। लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, उनकी रणनीति में आक्रामकता तो थी, पर कूटनीति भी थी। कूटनीति कैसे? जैसे पुर्तगालियों से दोस्ती करके आधुनिक हथियार हासिल करना, और दक्कन के जो सुल्तान थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करना। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। उनकी सैन्य सफलताओं के कारण ही उन्हें कन्नड़ राज्य रमण यानी कन्नड़ राज्य के प्रिय जैसी उपाधियां मिली। इन जीतों का साम्राज्य पर क्या असर पड़ा? असर तो बहुत बड़ा था। साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैल गया। जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, खासकर घोड़ों के आयात के लिए जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, वो सुरक्षित हो गए। लेकिन लगातार युद्धों का खर्च भी तो आता होगा? हाँ, ये बात भी सही है। लगातार युद्धों से शाही खजाने पर बोझ जरूर पड़ा होगा, लेकिन उनकी सैन्य ताकत ने उत्तर भारत से होने वाले हमलों को काफी हद तक रोके रखा और दक्षिण भारतीय संस्कृति को पनपने का एक सुरक्षित माहौल दिया। इतने बड़े और कामयाब साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ फौजी ताकत तो काफी नहीं होती, उनका प्रशासन भी उतना ही मजबूत रहा होगा। ये व्यवस्था थी कैसे? सुना है कि ये केंद्रीकृत राजशाही थी, पर इसमें कुछ सामंती तत्व भी थे। वो नायंकर प्रणाली का जिक्र बार बार आता है, क्या थी ये? बिल्कुल सही। देखिए, प्रशासन के लिए साम्राज्य को बांटा गया था। सबसे ऊपर मंडलम यानी प्रांत, फिर नाडु यानी जिले, फिर स्थल यानी उपजिले, और सबसे नीचे ग्राम यानी गांव। अब ये नायंकर प्रणाली जो थी, वो इसकी एक खास पहचान थी। हाँ। इसमें क्या होता था कि जो बड़े सैन्य कमांडर होते थे, जिन्हें नायक कहते थे, उनको नकद वेतन के बजाय जमीन दे दी जाती थी। इस जमीन को अमरम कहते थे। इन नायकों को अपनी सेना रखनी पड़ती थी और राजा को जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद देनी होती थी। साथ ही उन्हें सालाना एक तय रकम, जिसे कट्टू कहते थे, राजा को देनी होती थी। ये कुछ दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसी लगती है। हाँ, कुछ हद तक वैसी ही थी, लेकिन शायद उससे ज्यादा विकेंद्रीकृत थी। नायकों को अपने इलाके में काफी स्वायत्तता मिली हुई थी। इससे कभी कभी दिक्कतें भी हुई बाद में, पर कृष्णदेव राय के समय ये सिस्टम कारगर रहा। और कृष्णदेव राय ने प्रशासन में क्या कोई खास सुधार किए? हाँ, कई सुधार किए। सबसे जरूरी था भूमि राजस्व का सिस्टम। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई और मिट्टी की उर्वरता के आधार पर उपज का लगभग 1/3 से लेकर 6 हिस्से तक राजस्व तय किया। इससे किसानों पर मनमाना बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन उनका शायद सबसे बड़ा योगदान था सिंचाई व्यवस्था में। सिंचाई, उस पर इतना जोर क्यों? देखिए, दक्षिण भारत में खेती पानी पर बहुत निर्भर करती है। कृष्णदेव राय इस बात को समझते थे। उन्होंने 20 से ज्यादा बड़ी सिंचाई योजनाएं शुरू की। तुंगभद्रा नदी पर नहरें बनवाई, एनीकट यानी छोटे बांध बनवाए, जिनसे हजारों तालाब भरे जाते थे। अच्छा। इससे खेती की पैदावार बहुत बढ़ी और अकाल का खतरा भी कम हुआ। वो अपनी किताब आमुक्त माल्यद में भी लिखते हैं कि राजा को प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखना चाहिए और टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। प्रशासन चलाने वाले मुख्य अधिकारी कौन कौन होते थे? परीक्षाओं में ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, कुछ खास पद थे, जैसे महाप्रधानी।
ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा पद था। सालू तिमरसु इसी पद पर थे। दंडनायक ये सेनापति होते थे, पर कभी-कभी न्याय का काम भी देखते थे। रायसम ये मुख्य सचिव की तरह थे, जो शाही आदेश, जिन्हें रायसपत्र कहते थे, जारी करते थे। अयंगार ये बड़े दिलचस्प थे। ये गांव के स्तर पर वंशानुगत अधिकारी होते थे, 12 लोगों का समूह। ये गांव का प्रशासन, राजस्व वसूली वगैरह देखते थे। ये अयंगार प्रणाली विजयनगर की अपनी खास व्यवस्था थी। तलैयारी ये गांव का चौकीदार या स्थानीय पुलिस अधिकारी होता था। तलैयारी और हाँ, राजगुरु या अस्थान पंडित जैसे व्यास तीर्थ थे, जो राजा के आध्यात्मिक और बौद्धिक सलाहकार होते थे। इन प्रशासनिक शब्दों पर तो सीधे सवाल बन सकते हैं ना? नायंकर, अमरम, अयंगार, कट्टू। बिल्कुल। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेंस में तो विजयनगर के प्रशासन का विश्लेषण जरूरी है ही। और अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय? अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। खेती तो मुख्य आधार थी ही। चावल, कपास, गन्ना खूब होता था। खनन भी महत्वपूर्ण था, खासकर कुल्लूर की हीरे की खानें, वो तो विश्व प्रसिद्ध थीं। हाँ, कुल्लूर हीरे। जी, और व्यापार खूब फलता फूलता था। मसाले, कपड़े, रत्न वगैरह बाहर भेजे जाते थे, और घोड़ों का बहुत बड़े पैमाने पर आयात होता था, खासकर अरब और फारस से। सोने के सिक्के चलते थे, वरा, तांबे के जिटिल भी थे। नूनीज ने लिखा है कि सालाना आमदनी करीब 90 लाख वाला थी। 90 लाख वरा, बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और उन्होंने अपनी माँ नागला देवी की याद में एक नया शहर भी बसाया था, नागलपुरम, जो आज का हॉस्पिट है। विजयनगर खुद तो एक बहुत बड़ा महानगर था ही। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उनके प्रशासन ने स्थिरता भी दी और समृद्धि भी, और सिंचाई पर उनका जोर वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन था, केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्ता के बीच। इसने साम्राज्य को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। चलिए अब बात करते हैं धर्म, समाज और कला संस्कृति की। कृष्णदेव राय खुद किस धर्म को मानते थे? वो पक्के वैष्णव थे, है ना? श्री वैष्णव संप्रदाय के, और उनके गुरु का नाम भी आता है। जी हाँ, वो श्री वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, और उनके गुरु थे महान द्वैत दार्शनिक व्यास तीर्थ। वो बहुत धर्मनिष्ठ थे। तिरुपति और श्रीरंगम जैसे बड़े वैष्णव मंदिरों को उन्होंने बहुत दान दिया। वहां ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनवाए। उन्होंने अपनी और अपनी रानियों की कांसे की मूर्तियां भी तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाईं, जो आज भी हैं। हाँ, वो मूर्तियां देखी है मैंने। और वो तुलाभार जैसा कुछ करते थे? हाँ, तुलाभार या तुला पुरुष अनुष्ठान करते थे, जिसमें खुद को सोने या दूसरी कीमती चीजों से तौलकर वो सब दान कर देते थे। लेकिन क्या वो सिर्फ वैष्णव धर्म को ही मानते थे, या दूसरे धर्मों के प्रति भी उनका रवैया ठीक था? यही उनकी महानता दिखती है। वो खुद वैष्णव थे, पर उनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने शैव मंदिरों को भी दान दिया, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। रायचूर की लड़ाई के बाद कहा जाता है कि उन्होंने उन मस्जिदों की मरम्मत करवाई जो शायद लड़ाई में टूट फूट गई थीं। अच्छा। और मुसलमानों को सेना में, खासकर तोपखाने में और प्रशासन में भी ऊंचे पद दिए। तो ये सिर्फ कोरा आदर्शवाद नहीं था, हाँ। बल्कि एक ऐसे साम्राज्य को चलाने की समझदारी थी जहां कई धर्मों के लोग रहते थे। इससे साम्राज्य में शांति और सद्भाव बना रहा। उस समय के समाज के बारे में क्या पता चलता है? महिलाओं की स्थिति कैसी थी? पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने लिखा है कि समाज में महिलाओं का सम्मान था। कुछ महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार भी था। शाही परिवार की महिलाएं जैसे रानी तिरुमला देवी खुद भी साहित्य रचना करती थीं। समाज में वर्ण व्यवस्था तो मौजूद थी, लेकिन योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के मौके भी थे। जैसे तेनाली रामकृष्ण, जो अष्टदिग्गजों में शामिल थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। और कला और वास्तुकला? हम्पी के खंडहर तो आज भी उस जमाने की कहानी कहते हैं। बिल्कुल, कृष्णदेव राय का समय विजयनगर वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्टाइल तो द्रविड़ ही थी, जो दक्षिण भारत की पहचान है, लेकिन उसमें थोड़े इंडो इस्लामिक प्रभाव भी नजर आने लगे थे, जैसे मेहराबों और गुंबदों का इस्तेमाल। इसके कुछ खास उदाहरण हम्पी में? हाँ, हम्पी में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तो है हजार राम मंदिर। इसकी दीवारों पर रामायण के हजारों दृश्य उकेरे गए हैं, बहुत बारीक काम है। फिर है विट्ठल मंदिर, ये तो कमाल का है। इसके संगीत में स्तंभ मशहूर हैं, कहते हैं उन्हें थपथपाने पर संगीत की अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। और वहां पत्थर का बना एक विशाल रथ भी है। और कृष्ण मंदिर, जो उन्होंने उड़ीसा विजय की याद में बनवाया था,
इन मंदिरों की खासियत है इनके ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गोपुरम, बड़े बड़े खंभों वाले हॉल जिन्हें कल्याण मंडप कहते हैं, और बड़े बड़े तालाब। संगीत और नृत्य का क्या, उनको भी खूब बढ़ावा मिला। महान संगीतकार संत पुरंदरदास उन्हीं के समय के थे। और भाषा की बात करें तो तेलुगु को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था। हालांकि कन्नड़, तमिल और संस्कृत का भी खूब प्रयोग होता था। तेलुगु राजभाषा बनी, ये तो हुई कला और वास्तुकला की बात। लेकिन कहते हैं कृष्णदेव राय खुद भी एक बड़े विद्वान और कवि थे। हाँ, ये बात उन्हें बहुत से राजाओं से अलग करती है। उन्होंने तेलुगु में एक महाकाव्य लिखा, आमुक्तमाल्यद। ये किस बारे में है? आमुक्तमाल्यद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें मुख्य कहानी तो तमिल संत अंडाल और भगवान विष्णु के विवाह की है, जो भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए, उसे राज कैसे चलाना चाहिए, प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो ये उनकी राजनीतिक समझ और उनकी साहित्यिक प्रतिभा दोनों का सबूत है। अच्छा, और उन्होंने संस्कृत में भी कुछ लिखा था? जी, संस्कृत में उन्होंने जाम्बुवती कल्याणम नाम का एक नाटक लिखा था, पर साहित्य में शायद उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उनके दरबार भुवन विजयम में अष्टदिग्गज का होना। ये अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज का शाब्दिक अर्थ है 8 दिशाओं के हाथी, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार दुनिया का भार उठाते हैं। कृष्णदेव राय ने ये उपाधि अपने दरबार के 8 सबसे बेहतरीन तेलुगु कवियों को दी थी। ये सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि एक तरह से साम्राज्य के बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तंभ माने जाते थे। इन्हीं के कारण कृष्णदेव राय के युग को तेलुगु साहित्य का प्रबंध युग कहा जाता है, क्योंकि इन कवियों ने प्रबंध नाम की एक खास तरह की काव्य शैली को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो क्या हम इन 8 के बारे में जानें, या ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा परीक्षाओं के लिहाज से? हाँ, शायद सभी 8 का नाम और उनकी रचनाएं याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके सामूहिक महत्व को समझना और कुछ प्रमुख नामों को जानना जरूरी है। इन सब ने मिलकर तेलुगु भाषा को एक नया स्तर दिया, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाया। तो वो कौन से प्रमुख चेहरे थे इन 8 में? सबसे प्रमुख तो थे अल्लासनी पिद्दन। उन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता है, यानी तेलुगु कविता का पितामह या ग्रैंडफादर। उनकी सबसे मशहूर रचना है मनुचरित्रम, जो प्रबंध काव्य का एक बेहतरीन नमूना मानी जाती है। अच्छा, अल्लासनी पिद्दन। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प कवि थे पिंगली सूरन। वो अपनी लिटरेरी टेक्निक्स, मतलब लिखने की नई नई तकनीकों के लिए जाने जाते थे। उनकी एक रचना है राघव पांडवियम। इसकी खासियत यह है कि अगर इसे एक तरह से पढ़ा जाए तो ये रामायण की कहानी बताती है, और अगर दूसरी तरह से पढ़ा जाए तो महाभारत की। एक ही काव्य में 2 कहानियां। अरे वाह, ये तो कमाल है। और वो मशहूर जिनकी कहानियां हम बचपन में सुनते थे, हाजिर जवाबी वाले। हाँ, आप तेनालीराम कृष्ण की बात कर रहे हैं। उन्हें विकट कवि यानी विदूषक कवि कहा जाता था। उनकी मुख्य साहित्यिक रचना तो पांडुरंग महात्मा है, जो काफी महत्वपूर्ण है, पर वो अपनी चतुराई, हास्य और व्यंग्य से भरी कहानियों के लिए ज्यादा मशहूर हैं। हाँ, तेनालीराम की कहानियां। जी, वो दरबार में सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को सलाह भी देते थे और समाज की जो कमियां थीं उन पर कटाक्ष भी करते थे। इनके अलावा नंदी तिम्मन थे, धुर्जटी थे, माध्यागारी मल्लन, अयल राजू रामभद्रुडू, रामराज भूषण, इन सब ने भी अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छा लिखा। तो इन अष्टदिग्गजों ने मिलकर तेलुगु साहित्य को क्या दिया? संक्षेप में उन्होंने तेलुगु को सिर्फ बोलचाल की भाषा से उठाकर एक बहुत ही परिष्कृत, समृद्ध साहित्यिक भाषा बनाया। उन्होंने संस्कृत के महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों को लिया, उन्हें तेलुगु में ढाला, उसमें स्थानीय रंग भरे और उसे आम लोगों तक पहुंचाया। ये एक तरह का सांस्कृतिक तालमेल था, सिंथेसिस था। इसकी तुलना कभी कभी अकबर के नवरत्नों से भी की जाती है। हाँ, की जाती है। हालांकि अकबर के नवरत्न अलग अलग क्षेत्रों से थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन वगैरह, जबकि अष्टदिग्गज मुख्य रूप से कवि और साहित्यकार ही थे, पर दोनों ही अपने अपने शासक के दरबार के बौद्धिक शान थे। कृष्णदेव राय के समय की जानकारी के लिए ये जो विदेशी यात्री आए, उनके विवरण कितने महत्वपूर्ण हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा। ये दोनों कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में विजयनगर आए थे। हाँ, पेस ने तो विजयनगर शहर की भव्यता की तुलना रोम से की थी। उसने वहां के बड़े बड़े बाजारों, कुशल प्रशासन और राजा के न्यायप्रिय होने के बारे में काफी कुछ लिखा है। और बारबोसा ने भी धार्मिक सहिष्णुता और व्यापार की बहुत तारीफ की है।
उसने महिलाओं की स्थिति के बारे में भी लिखा है। फिर एक और पुर्तगाली था, फर्नाओ न्यूनेज। वो थोड़ा बाद में आया, अच्युत देव राय के समय, लेकिन उसने भी कृष्णदेव राय के काल की घटनाओं, अर्थव्यवस्था और सेना के बारे में काफी जानकारी दी है। तो ये विवरण क्यों इतने खास हैं? खास इसलिए हैं क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिए से एक आई विटनेस अकाउंट देते हैं। इनसे हमें उस समय की तस्वीर बनाने में मदद मिलती है, और जो हमारे अपने स्रोत हैं जैसे शिलालेख या साहित्य, उनकी बातों की पुष्टि भी होती है। ये कृष्णदेव राय के शासन की समृद्धि और संगठन का एक तरह से जीता जागता सबूत है। इतना शानदार शासनकाल रहा, लेकिन अंत थोड़ा दुखद हुआ। 1529 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक झगड़े शुरू हो गए। जो नायक थे वो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे, और आखिरकार 1565 में तालीकोटा की जो लड़ाई हुई, उसमें विजयनगर की सेनाओं की बहुत बुरी हार हुई और उस महान शहर विजयनगर को बुरी तरह लूटा और बर्बाद कर दिया गया। लेकिन कृष्णदेव राय की विरासत फिर भी जिंदा रही। उन्हें आज भी मध्यकालीन भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, कला और साहित्य के महान संरक्षक और खुद भी एक विद्वान थे। वो दक्षिण भारतीय गौरव के प्रतीक बन गए, और हम्पी के खंडर हमें आज भी उस स्वर्ण युग की याद दिलाते हैं। उन्हें मध्यकालीन भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना जा सकता है। तो ये थी विजयनगर के महानतम सम्राट कृष्णदेव राय के शानदार शासनकाल की कहानी। हमने उनके उदय से लेकर उनकी सैन्य विजयों, उनकी कुशल प्रशासन, आर्थिक नीतियों, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, कला और साहित्य को उनके संरक्षण और उनके अमर अष्ट दिग्गजों तक सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने कोशिश की है कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब इसमें शामिल हों। हाँ, और युगों और कविताओं से परे एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये है, कृष्णदेव राय ने सिंचाई और जल प्रबंधन पर जो इतना अभूतपूर्व जोर दिया, क्या वो दक्षिण भारत की लंबे समय की पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को आकार देने वाली उनकी सबसे महत्वपूर्ण लेकिन शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाली विरासत है? दिलचस्प सवाल है। आज जब हम पानी के संकट का सामना कर रहे हैं, तब शायद उनकी ये दूरदर्शिता और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। इस पहलू पर शायद और शोध और विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। यदि आप भारत का पूरा इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारी NCERT मंत्रणा प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको सभी महत्वपूर्ण विषयों पर एक स्ट्रक्चर्ड कवरेज मिलेगी। और अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।